हेलो एवरीवन, आज 20 फरवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन्हें हम यूपीएससी फॉर्मेट में एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। पर्पज ये है कि अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस उठाओ, सीडीएस उठाओ, एनडीए का एग्जाम उठाओ, तो यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्यों ना प्रैक्टिस ही ऐसी करें। अब अगर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन वन लाइनर भी आता है ना, तो भी आप आसानी से टैकल कर लोगे, मैक्सिमम फैक्ट आप यहाँ पे कवर कर लोगे। साथ ही स्टैटिक जो टॉपिक होता है ना, वह भी हम एनालिसिस करते हैं। लेट सपोज कि ये यहाँ पे गैलथी या बाला सुब्रमणी के बारे में है, तो ये एक स्पीसीज है, केकड़ा है, पाया गया है, लेकिन कहाँ पाया गया, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लक्षद्वीप में पाया गया, तो लक्षद्वीप की लोकेशन, साथ ही आईयूसीएन में अगर लिस्टेड है तो आईयूसीएन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना। तो हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं इस करंट अफेयर में, मैपिंग को कवर करते हैं। कोई लोकेशन है तो उसके मैप को देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिनलैंड के बारे में, तो यहाँ पे मैप है। ये जो केकड़ा है इसकी फोटो यहाँ पे बनी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जो भी स्पीसीज है उनकी पिक्चर भी हम यहाँ पे लगाते हैं, और ये पूरा पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, कंप्लीटली फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हमने लगभग 1 जून से सारा करंट अफेयर कवर किया है, 1 जून 2025 से आज तक। तो आप कंप्लीट करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं और उसका यूपीएससी की तैयारी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी पक्की कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो पहले टॉपिक की। पहले टॉपिक किसके बारे में है, यहाँ पर गैलथी या बाल सुब्रमण्यई के बारे में है। देखिए, ये एक केकड़े की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? केकड़े की प्रजाति है, जिसे हाल में लक्षद्वीप में खोजा गया है। लक्षद्वीप की लोकेशन अगर आपने देख रखी होगी, तो अगर आपका भारत की मैप अगर आप देखोगे, लोअर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप की लोकेशन देखने को मिलेगी। स्पीसीज पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है लक्षद्वीप की, वो हम जान लेते हैं। क्योंकि अगर वो जान लिए तो फिर क्या है कि अगर वहाँ से उस एंगल से भी क्वेश्चन हो तो आप उससे आसानी से कर लोगे। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे ना, 200 से 400 किलोमीटर दूर लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी, जो केरला की कोस्ट है वहाँ पे। अभी ये लक्षद्वीप है, ये कोरल्स के द्वारा बने गए। टोटल 36 आइलैंड है इसमें, और इनमें अगर आप देखो 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल अगर आप देखो तो कैपिटल क्या है इसकी? कावारती इसकी कैपिटल है। ठीक, कंप्लीटली एक कोरल आइलैंड है ना, और भारत का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ये माना जाता है। अब अगर हम देखोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड, जैसे मिनिकॉय आइलैंड है, इसका इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है। बंगाराम आइलैंड है, जो मतलब टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है। अब यहाँ पे एक चैनल भी है, अगर आपने अर्थ को देख रखा होगा, है ना, अर्थ आपने ये देख रखा है, अर्थ में आपने इक्वेटर देख रखी है, इक्वेटर ये 0 डिग्री है। अब अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा पेन और छोटा ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत का यहाँ पे इस तरह से मैप है। ठीक है, भारत में 23 डिग्री गुजरती है, भारत से 23 डिग्री गुजरती है, तो ये 0 डिग्री है और ये 23 डिग्री। इनके बीच में 0 से 22 डिग्री तक की सारी आपको लैटिट्यूड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप जब इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको 9 डिग्री मिलेगा। 9 डिग्री कहाँ पे मिलेगा? मिनिकॉय जो आइलैंड है उसको अलग करता है। कौन सा आइलैंड? मिनिकॉय आइलैंड को। और 8 डिग्री जो चैनल है, आप लिख लीजिए, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? लक्षद्वीप के बीच में है, लक्षद्वीप और जो मालदीप है, मालदीव से ना, ये मालदीव अगर यहाँ पे है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, तो पहले मालदीव है, उसके बाद 8 डिग्री चैनल, फिर लक्षद्वीप है, फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, जिसे हमने कल देखा था। तो 8 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये तो इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है ना, ये आपने यहाँ पर देखा। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल कुछ फैक्ट्स की, तो 1956 की बात है, जब हमने क्या किया था, लक्षद्वीप को कंप्लीटली एक यूटी बनाया था। पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनिदवी आइलैंड बोला जाता था। 1973 में इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? लक्षद्वीप कर दिया। यहाँ पे एक लोकसभा की सीट है ना, और राज्यसभा की कोई भी सीट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो केरला हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत इसका हाई कोर्ट देखा जाता है, और इसकी जो लैंग्वेज है आपको मलयालम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे जान लीजिए, है ना। यहाँ पे कोई लैंड नहीं खरीद सकता, बाहरी लोगों को परमिट लेनी पड़ती है। अब इस स्पीसीज पे आ जाते हैं कि स्पीसीज के फैक्ट जितने भी हैं इस तीनों स्टेटमेंट में कवर हो जाएंगे। जैसे इट बिलोंग टू द जीनस गैलथिया, कॉमनली नोन एज स्क्वाट लोबस्टर। स्क्वाट लोबस्टर जो प्रजाति है उससे संबंधित होती है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसकी फोटो आप देख लीजिए, जिसको खोजा गया ये इसकी फोटो है, केकड़ा है। ठीक है ना, तो इसके संबंधित है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे लक्षद्वीप के अगत्ती आइलैंड में खोजा गया है, अगत्ती आइलैंड में, ना कि मिनिकॉय में, अगत्ती आइलैंड में खोजा गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तीसरा, इसको आईयूसीएन में इंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया है,
तो क्या इसे IUCN में इंडेंजर्ड रखा गया है, नहीं रखा गया है, ये आपको थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फैक्ट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जब आप एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स IUCN स्टेटस हैज नॉट बीन क्लासीफाइड। तो इसका जो IUCN स्टेटस क्लासीफाई नहीं किया गया है तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है बेसिकली। अगर आप देखो 1 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हर एक एंगल से करंट अफेयर को समझा, स्टैटिक को समझा। तो इसी तरह से करंट अफेयर की तैयारी की जाती है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि करंट अफेयर हमेशा बड़ा आएगा, लेकिन आप क्या है ना, स्टैटिक टॉपिक को रोज तो रिवाइज करते नहीं होगे, लक्षद्वीप का आइलैंड रोज रिवाइज करोगे ज्योग्राफी, लेकिन जब आप 20 मिनट के मेरे वीडियो देखते हो तो आपको इतनी जानकारी मिल जाए कि बहुत सारे ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के सब टॉपिक आपके रिवाइज हो जाए। कल हमने जुडिशियल अपॉइंटमेंट को देखा था, तो हमने सारे आर्टिकल 124, 217 बहुत सारे आर्टिकल देखे थे, कोलिजियन सिस्टम देखा था, जजेस का जो सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस देखा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन देखा था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ के रिवाइज करवाने की। चलिए अगला टॉपिक है यहाँ पे फिनलैंड को लेके है। अब देखो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले ये जान लो। न्यूज़ कुछ नहीं है, अभी आप देखोगे भारत में AI समिट हो रहा है और इसी तरह फिनलैंड के से भी वार्ता हुई और यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाएंगे। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस की गई। तो पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं फिनलैंड की। आप यहाँ पे यूरोप में आ जाइए। यूरोप में आप यहाँ पे देखिए फिनलैंड की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये फिनलैंड का मैप है, ये कंप्लीटली फिनलैंड का मैप है। फिनलैंड के मैप में आपको ये नॉर्डिक कंट्रीज देखी जाती हैं। इसमें नॉर्वे है, नॉर्वे इसका भी बॉर्डर फिनलैंड को लगता है, स्वीडन का भी बॉर्डर आपको फिनलैंड को लगता है, और इधर वेस्ट में आपको अगर ईस्ट में देखोगे रसिया का बॉर्डर यहाँ पे लगता है। फिनलैंड कैपिटल आपको देखने को मिलेगी हेलसिंकी। तो ये आपने फिनलैंड के बारे में देखा। अब अगर आप देखो यहाँ पे बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ये कौन सा सी है, आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। बाल्टिक कंट्रीज पूछा जाता है तो एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्रीज मानी जाती है। तो ये बाल्टिक सी आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये रसिया लिखा हुआ है, तो रसिया का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बाकी रसिया का तो ये बॉर्डर ये है ना, जो बेलारूस इन सबको टच करता है, लेकिन छोटा सा हिस्सा यहाँ पे भी है। तो ये आपने यहाँ पे किसके देख लिया, बाल्टिक सी के बारे में देख लिया। बाल्टिक सी से आप देखो नॉर्थ सी में आ जाओगे, यहाँ पे 0 डिग्री चैनल है। फिर अगर आप देखो नॉर्वेजियन सी इधर है ना, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनमें कौन सा देश नहीं, डेनमार्क यहाँ पर है ना। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क का बॉर्डर फिनलैंड से नहीं लगता, नॉर्वे और स्वीडन का जो बॉर्डर है फिनलैंड से लगता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको ये कौन सी खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ये कौन सी खाड़ी है, तो ये आपको बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, है ना। बोथनिया की खाड़ी आपको देखने को मिली। बाल्टिक से देख लिया, हेलसिंकी कैपिटल आपने देख लिया। अब ये जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ही फिनलैंड, लेकिन साथ ही साथ नाटो का भी मेंबर है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक 1949 में, हाँ आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 1949 में ही नाटो बना था और उसमें ये शामिल हुआ था। तो नाटो में जो भी देश शामिल है उसमें क्या है कि अगर उन पर कोई अटैक करता है तो पूरे नाटो देश में अटैक माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने ज्योग्राफी जो है इसकी देख ली यहाँ पे, किसकी, फिनलैंड की। अब ऑप्शन देख लेते हैं फिनलैंड के संबंध में कि इट्स शेयर बॉर्डर नॉर्वे, स्वीडन एंड रसिया। नॉर्वे, स्वीडन, रसिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। आपने यहाँ पर देखा, फिर से आप देखिए यहाँ पर, है ना, मैंने तो आपको बताया, फिर से आप देखो यहाँ पे कि ये यहाँ पे ऊपर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है नॉर्वे से, फिर यहाँ पे स्वीडन से बॉर्डर टच कर रहा है और इधर रसिया से। तो इन तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, कंप्लीटली करेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कि लेक साइमा इज द लार्जेस्ट लेक इन फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं छोटी छोटी। रिया कोस्ट रीजन यहाँ पे देखा जाता है, रिया तट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखोगे तो फिनलैंड में जो ये जो शायद ये यही वाली लेक है, इसको क्या कहा जाता है, कौन सी लेक बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सैमा लेक, ठीक है। फिनलैंड इज नॉट मेंबर ऑफ नाटो, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड नाटो का मेंबर है, ये बात भी एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वॉइस इरा की तरफ बढ़ेंगे। तो AI समिट हो ही रहा है, आपको मैंने कई बार बताया है, जो दिल्ली में कंडक्ट हो रहा है। बहुत सारी अगर आप देखोगे ना, नंबर ऑफ 200 के आसपास CEOs आए हुए हैं भारत में। तो यहाँ पे जो AI समिट हो रहा है, वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमारी मेटी है, उसने क्या किया है, मेटी ने वॉइस इरा को इनाग्रेट किया, वॉइस इरा को इनाग्रेट किया। और वॉइस इरा जो हमारा क्या है, अगर आप देखोगे, गिव मी अ सेकंड, हाँ, तो अगर आप देखोगे वॉइस इरा जो हमारा ओपन सोर्स है, वॉइस AI प्लेटफॉर्म है। अब मतलब क्या, आवाज़ आधारित AI प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि AI का यूज करना हर टाइप में होता है। वॉइस से आप कर सकते हैं, आप, है ना, कि टाइप के माध्यम से कर सकते हैं, तो हर टाइप के इनपुट के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन वॉइस बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये आपको एक जानना जरूरी है। अभी क्यों डेवलप किया, क्योंकि भाषणी एक प्लेटफॉर्म भारत में, भाषणी प्लेटफॉर्म के बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो भाषणी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, मल्टी लैंग्वेज वॉइस लैंग्वेज जो AI है उसको नेशनल लेवल पर व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये हो गया।
दूसरा अगर हम देखो जो भाषणी इंटरफेस के बारे में देखें तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, किसके बारे में, यहाँ पे भाषणी के बारे में। तो भाषणी कब इनॉग्रेट किया गया था, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर जो इसके स्टेटमेंट्स है उस पर आते हैं। तो भाषणी को लॉन्च किया गया था 2022 में, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो डिजिटल इंडिया जो मेटी उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। भाषणी एक तरह के इंडियन गवर्नमेंट का बैक्ड डिजिटल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है ना, जो मेटी यंत्र के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य क्या है, इनेबल करना, क्या, रियल टाइम ट्रांसलेशन इनेबल करना, स्पीच टू स्पीच, क्योंकि भारत में आपको पता है ना कि हज़ारों टाइप की छोटी छोटी बोलियाँ बोली जाती हैं, 22 तो भाषाएं हैं। तो अब उनमें कोई भी कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, किसानों तक पहुंच जाए आसान भाषा में, इस सब के लिए भाषणी प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोर मिशन किसका माना जाता है, NLTM का माना जाता है, नेशनल लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन मिशन है उसका पार्ट यहाँ पे माना जाता है। स्पीच टेक्स्ट ट्रांसलेशन को ये फोकस करता है, ठीक है ना। अब किसके द्वारा अगर हम देखें लीड पार्टनर इसके कौन, IIT मद्रास, और जो अगर आप देखोगे IIT बॉम्बे वगैरह इसके पार्टनर है। अब पर्पज़ क्या था कि भाषणी के क्या किया जाएगा, एक इंटरनेट डिजिटल एक्सेसिबल बनाया जाएगा। 22 जो शेड्यूल भाषाएं भारत की 8th शेड्यूल में, उसमें क्या किया जाएगा, भाषणी को अवेल यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये यहाँ पे पर्पज़ है किसका, भाषणी का। उसी के अंतर्गत वॉइस इरा को लॉन्च किया गया है। अब ये एक ओपन सोर्स इन टू एंड वॉइस AI स्टैक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ओपन सोर्स वॉइस AI स्टैक है, भाषणी के अंतर्गत इसको तैनात किया गया, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इट वॉज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा नहीं डेवलप किया गया, मेटी के अंदर, मेटी के द्वारा आई थिंक इसे डेवलप यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे तीसरा एलिमिनेट हो जाता है, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक इसके बारे में यहाँ पे लिम्फेडेमा के बारे में है। लिम्फेडेमा के बारे में यहाँ पे जो आर्टिकल है उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन बने, उसको यहाँ पे देखते हैं, क्या कोई फोटो वगैरह हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है क्या, नहीं कर रखी है। तो देखिए लिम्फेडेमा के बारे में यहाँ पे बताएं आपको। हाँ, वैज्ञानिकों ने देखा कि एक नया सेलुलर जो मतलब सेल का जो मैकेनिज्म है वो लिम्फेडा के इलाज कर सकता है। तो अब ये होता क्या है, अगर आप देखो आपने देखते होगे हाथी पाँव रोग सुने होगे, एक पैर ये हो गया और किसी का एक पैर इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना, ये इंसान है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह का पैर हो जाता है, तो ये एक तरह देखो तो उसे उसमें क्या हो जाता है, उसके पैर में सूजन हो जाता है। और ये तब होता है जब उसका लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता। कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर ये समस्या हो जाती है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो प्रोटीन है उसको बनाना, साथ ही साथ अगर आप देखो जो टॉक्सिक मटेरियल उसको एलिमिनेट करना, है ना। तो जब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हाथ या पैर में इस तरह के रोग यहाँ पे हो जाते हैं। कभी कभी अगर आप देखो तो इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, कभी कभी सर्जरी वगैरह से हो जाता है, लिम्फ नोड अगर दिक्कत हो जाती है, कभी कभी जेनेटिक भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। तो कभी कभी कोई रीजन इसमें नहीं देखने को मिलता। अब इसको पूरी तरह से अगर आप देखो तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सूजन वगैरह इसकी तकलीफ है वो कम किया जाता है। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ऐसा लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है कि जो नया सेलुलर जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं लिम्फेडेमा को इलाज को संभव बनाएगा। चलिए, लिम्फेडेमा को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि इट अकॉर्स ड्यू द डिफंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लसिका तंत्र है जिसका काम है तरल पदार्थ को मैनेज करना, प्रोटीन बनाना, या अगर हम लिक्विड मटेरियल प्रोटीन और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके बॉडी में फिर से रिटर्न करना, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। जब ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा होता तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। इट कैन डेवलप आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट, अब कैंसर ट्रीटमेंट हो जाता है, सर्जरी हुई, तो कभी कभी इसके बाद भी ये डेवलप हो सकता है। तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। इट इज़ एन एक्यूट डिसीज दैट कैन बी परमानेंटली क्योर्ड, इसको परमानेंट ठीक किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऐसी कोई भी अभी तक दवाई नहीं बनी जो इसको परमानेंट ठीक कर ले। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर 1 2 हो जाएगा। बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे बाघों की मौत हो रही है आसपास वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, भोपाल में। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि आप क्या करो, इस पर एक रिपोर्ट बनाओ कि क्यों ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। अब जो बांधवगढ़ की लोकेशन अगर आप देखो तो ये भारत का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मैप में आपको बांधवगढ़ देखने को मिलेगा। और बांधवगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है ये उमरिया जिले में आपको देखने को मिलेगा। उमरिया जिला छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। अब इसका नाम अगर देखें तो भगवान राम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और अगर आप देखोगे पहाड़ी यहाँ पे है, और मतलब बेसिकली क्या है, ब्रदर को डेडिकेटेड, भाई को डेडिकेटेड है, इस वजह से इसका नाम यहाँ पे बांधवगढ़ नाम पड़ा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 39 से ज़्यादा इसमें केव्स हैं, जहाँ पे पाली लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे, पाली स्क्रिप्ट में बेसिकली यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और जोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है।
बात आती है यहाँ पे, ये सतपुड़ा रीजन विंध्यन रीजन का पार्ट है। अब ये विंध्यन रीजन है, ये सतपुड़ा रीजन है मध्य प्रदेश में, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो विंध्यन रीजन का पार्ट यहाँ पे ये माना जाता है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, साल बांस इन सब के वो पाए जाते हैं। अब अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में आई थिंक 10 के जितने क्या है टाइगर रिजर्व कहाँ पे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम देखें टाइगर रिजर्व की बात, तो टाइगर जो रिजर्व है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो अगर आप देखोगे टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। कब? 1973 में। उसका पर्पज़ क्या था कि जो टाइगर की संख्या है उसको दुगुना करना, ठीक है, T/2 करना। अब अगर आप देखोगे टाइगर का जो सेंसस 4 साल में होता है और लास्ट में जो 2022 में सेंसस हुआ था उसमें पता चला था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है, लेकिन 50 जितने बाघ की मौत भी होगी मध्य प्रदेश में। तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती दिखाती है कि इसको टाइगर प्रोटेक्शन को लेकर। अब मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे ना तो मुझे जहाँ तक आइडिया 10 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 9 टाइगर रिजर्व इसमें जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला 9 है, लेकिन एक बार थोड़ा सी से चेक करना पड़ेगा। जैसे आपने कान्हा किसली के बारे में सुना होगा, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा है, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी, रातापानी। तो ये जो टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ना सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा है, बल्कि अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे, और दूसरा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ और वन भी आपको देखोगे तो वो 33% एरिया मध्य प्रदेश में वन आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ये करेक्ट है, यहाँ पे उमरिया जिले में है। यह विंध्यन पहाड़ी का पार्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा द डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप इट इज़ वैली इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट तो देखिए मध्य प्रदेश में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट है, कोस्टल रीजन तो है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे किसके बारे में, दिबांग जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है, उसे क्या कहते हैं, दिबांग मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का है, दिबांग नदी पर है। अब अगर आप देखोगे तो हाल ही में क्या हुआ, मंगलवार को DT3 के बाद ऐसा हुआ कि अब एक नए मोड़ पर ये पहुंच चुका है। अब अगर हम बात करें दिबांग जो प्रोजेक्ट है वो किसकी सहायक नदी पर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी पर है। अब लोकेशन अगर आप देखो तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का ये मैप, मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मैप लगा देता हूँ, ठीक है, सिक्किम में ये अरुणाचल रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिबांग नदी जब मिलती है तो जो दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक है और दिबांग नदी पर इसको क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर की समस्या और वाटर की जो समस्या होगी, जो बिजली बनाना है, उन दोनों को टैकल करने के लिए लगभग देखो कि इसे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो ये किसके बारे में जान लिया आपने, किसके बारे में यहाँ पे देख लिया, दिबांग मल्टी जो ये प्रोजेक्ट है उसके बारे में देख लिया। अब ये जो दिबांग जो सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो मैकेनिज्म उसके अंतर्गत आता है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, मैं एक गिव मी सेकंड, मैं छोटा सा एक इंडिया बना देता हूँ। ये आपने यहाँ पे देख रखा है, ये मैंने इंडिया बना दिया, ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ से ये नदी इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र चिमांग युंगडंग जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और यू टर्न बनाती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश यू टर्न बनाती है ना, तो अगर आप देखो ये नदी जा रही है ना, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो लेफ्ट बैंक आपको लहासा रिवर इसमें मिलेगी, आपको जांगबो नदी, आपको लोहित नदी आपको बाएं से देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट नदी मैं आपको बता देता हूँ, धनश्री जो नदी वो भी आपको लेफ्ट बैंक से देखने को मिलेगी। वहीं साउथ से आप अगर आओगे तो सुबनसिरी नदी आपको साउथ से देखने को मिलेगी। आपको तीस्ता नदी जो सिक्किम होते हुए आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको बेकी नदी या मानस नदी या आपको कामांग नदी जो है, कामेंग जो नदी है वो भी आपको साउथ से देखने को मिलेगी। तो लेफ्ट से धनश्री, लोहित, लहासा और राइट से सुवर्णसिरी, तीस्ता, मानस और कामेंग जैसी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये नदियाँ किस में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र बाद में जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है कि इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द दिबांग रिवर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र। इसे दिबांग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक उस पर बनाया गया है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, करेक्ट है। इट विल द इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। 2880 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। तीसरा जो ऑप्शन है, इसे मिट्टी के बांध, मिट्टी नहीं बेसिकली कंक्रीट का बांध बना है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में है कि हाल ही में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे नोबेल प्राइज पीस प्राइज भी मिला था, उसने भूख से निपटने के लिए एक MOU पर साइन किया है,
ठीक। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूएन की शाखा, यूएन की ब्रांच अगर हम देखें, और दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, और 120 से ज़्यादा देशों में ये काम करता है। जहाँ भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहाँ फूड प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, काम करने के लिए आसान भी रहता है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पर्पज क्या है, SDG जो 2 है, हंगर को निपटाना, इसका यहाँ पे पर्पज है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे जाननी होगी। अब इसका जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जिसमें 36 मेंबर होते हैं जो अलग अलग टाइम पे चुने जाते हैं। ठीक, साथ ही जो यूएनडीपी का जो प्रोग्राम अगर आप देखोगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसका भी सदस्य माना जाता है, और इसको 2020 में नोबेल प्राइज मिला था, 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये आपने यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे देख लिया, किसके बारे में देख लिया आपने, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लिया। अब स्टेटमेंट में आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। FCI के बारे में अगर आप देखो तो 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है ना। एक्ट बनाया गया था, जो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 बनाया गया, उसके बाद 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और पर्पज क्या है कि भारत में जो MSP के माध्यम से क्या करना, फसलों से किसानों से फसलें खरीदना, साथ ही फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करना, मतलब फसल भी खरीदता है, फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करता है, और PDS के माध्यम से अनाज का वितरण करने में भी ये मदद करता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंतर्गत ये काम करता है। जब किसान गेहूँ उगाता है और गेहूँ को किसान बेचता है तो कौन खरीदता है, कोई कोटेदार तो खरीदता नहीं है। अल्टीमेटली जो बॉडी है वो कौन से रिस्पॉन्सिबल है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब किसानों को 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल मिलता है तो कौन देता है, सरकार तो अपने यहाँ से देने ही नहीं आती। तो उसके लिए FCI बॉडी है जो PDS के माध्यम से ये मैकेनिज्म करती है। और ये जो व्यवस्था की गई है कि 1 रुपये 2 रुपये अनाज हम देंगे किसान लोगों को, तो ये NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के माध्यम से ये प्रोवाइड किया गया कि जो किसान हैं उनको, एक किसान कह रहा हूँ, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, APL BPL कार्ड बना, उनको 1 रुपये 2 रुपये राशन मिलेगा। इस एक्ट के माध्यम से 2013 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, ये खरीदी भी करता है, किसानों तक अनाज भी पहुंचाता है। तो इस तरह से आपने देखा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FCI के बारे में हमने यहाँ पर समझा। स्टेटमेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, ये एकदम करेक्ट है, यहाँ पे हमने यहाँ पर देखा है। दूसरा, इट फंडेड इंटायरली थ्रू द असेस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर स्टेट, इससे पूर्णतः सदस्य देशों के द्वारा अंशदान दिया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ NGO भी देते हैं, देश के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी देती हैं, तो वो भी इसमें फंडिंग करते हैं। तीसरा, इट वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज 2020, ये करेक्ट है, 2020 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल किसके बारे में अगर आप देखोगे तो अगला आर्टिकल है कैरेक्टराइजिंग एक्सप्लोनेट सैटेलाइट के बारे में, चेप्स के बारे में। चेप्स की फोटो आप देख लो पहले, तो ये है इसकी फोटो। ठीक है, अच्छे से फोटो आपने देख ली। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका मिशन है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन है। अब ये ESA, इसको क्या कहा जाता है, चार्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट कहा जाता है। इसने हाल में एक 4 प्लैनेट सिस्टम का खुलासा किया है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, 4 प्लैनेट सिस्टम का खुलासा किया, तो ये न्यूज़ में आ गया। अब ये जो चॉप्स है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, इसको लॉन्च किया गया था। ये पहला अंतरिक्ष मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो आसपास के जो स्टार्स हैं उनको स्टडी करना, साथ ही एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना। अब एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट होते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो ये स्टडी करना इसका यहाँ पे पर्पज था। और सन सिरिनक्रोनस जो ऑर्बिट है अगर आप देखोगे अर्थ में, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है लगभग 700 मीटर ऊपर। ये उसमें विशेष कैमरा लगाया गया जो ये सारी स्टडी करता है। इंपॉर्टेंट तो बस ये कि आप ये जान लें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ना कि नासा का, ना कि भारत का, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पे आपको MCQ से भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इट इज़ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। दूसरा, इट मेजर्स द डायमीटर ऑफ नॉन एक्सोप्लैनेट यूजिंग ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन, या ट्रांजिट प्रेक्षणों का उपयोग करके ज्ञात एक्सोप्लैनेट का व्यास को मापता है। करेक्ट है। इट इज़ द प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यह भू स्थिति में कक्षा में स्थापित एक प्लेस है। जियो स्टेशनरी बल्कि सन सिरिनक्रोनस में इसे स्टैब्लिश किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में है, अगला टॉपिक है लखपति दीदी के बारे में। अगर आप देखोगे तो किसान कल्याण मंत्री उसने कहा कि 6 करोड़ लखपति दीदी और बनाने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। अब जो लखपति दीदी, ये एक तरह का क्या होता है, सेल्फ ग्रुप्स की मेंबर्स होती हैं जो 1 लाख रुपए तक का क्या कर सकती हैं, साल भर में आय अर्जित कर सकती हैं। ऐसी दीदी लखपति दीदी कहलाती थी। सरकार के यहाँ पे पर्पज था कि हम क्या करेंगे, महिलाओं को इतना कैपेबल बनाएंगे कि वो क्या कर सकें, चाहे वो कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करें, छोटे उद्योग इस्टेब्लिश करें, उद्यमिता करें, और उनको लोन देंगे जिसके माध्यम से वो 1 लाख रुपये कम से कम महीने की कमाई करें, उन्हें लखपति दीदी यहाँ पे बोला जाएगा। कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किसके बारे में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे
लखपति दीदी के बारे में ये कार्यक्रम है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सरकार और दीदी को लखपति दीदी बनाना चाहती है, एक दो और प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत शुरू किए गए थे। अब अगर आप देखोगे लखपति दीदी का पर्पज़ ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं पर फोकस करना, स्वरोजगार, या अगर हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन करना, यहाँ पे इसका पर्पज़ था, ठीक है। अब ये किसके अंतर्गत आता है, MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। SHG महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट में, लोन में, फिनेंसिंग में, एडवाइजिंग में, इन सब में ये मदद करता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप देखोगे तो हस्तशिल्प, बल्कि आप कोई एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालन कर रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड कोई उसकी इंडस्ट्री है, कृषि आधारित उद्योग है, MSMEs अगर कोई इस्टेब्लिश कर रहा है, SME बेसिकली अगर आप देखो स्मॉल इंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहा है, उसमें सरकार यहाँ पे मदद करती है। ऑप्शन यहाँ पर इट एम टू इनेबल SHG वुमेन अर्न एटलीस्ट 1 लाख एनुअली, एकदम करेक्ट है। 1 लाख रुपये कमाने का सक्षम बनाना यहाँ पे पर्पज है। दूसरा, इम्प्लीमेंट अंडर द DABY-NRLM दीनदयाल अंत्योदय नेशनल लाइवलीहुड मिशन या आजीविका जो मिशन है उसके अंतर्गत, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, संचालित किया गया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अब ये जो DABY-NRLM है ना, या जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना कहा जाता है, इसको 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसे NRLM बोला जाता था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड है ना मिशन बोला जाता था। बाद में इसको जब मोदी सरकार आई तो बाद 2015 में इसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसका कवरेज क्या है कि 10 करोड़ महिलाओं को क्या करना है यहाँ पे, 10 करोड़ वुमेन को, और अगर देखो 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे एम्पावर करना, ठीक है ना। अब इसकी फंडिंग कौन किस टाइप की होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंडिंग, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा करते हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो ग्लोबल में डेवलपमेंट को लेकर सपोर्ट करता है ऐसी स्कीम्स को, यहाँ पे भी इस स्कीम को सपोर्ट करता है। चलिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, महिला बाल विकास मंत्रालय, इसका मंत्रालय नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नहीं है, बल्कि रूरल डेवलपमेंट है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक इसके बारे में है, ग्रे हॉर्नबिल के बारे में। तो वन विभाग ने बताया कि 41,000 से अधिक जो मतदाता हैं उन्होंने तमिलनाडु के वर्ड ऑफ तिरुपुर जिले के रूप में से चुना गया है, ठीक है ना। अब जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो न्यूज़ में यहाँ पे आ गया, तो ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या इसकी जो IUCN स्टेटस है। तो IUCN में इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ये बात यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये क्या करता है, मेनली फ्रूट्स खाता है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट जो पाकिस्तान है वहाँ पे, नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी जगह इसको देखने के बारे में आप इसको पाएंगे। इसको लिस्ट कंसर्न में क्लासीफाई किया गया, करेक्ट है। इट प्ले की रोल इन सीड डिस्पर्सन की रोल निभाता है। पश्चिमी घाट का एंडेमिक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ यहीं पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, 10 टॉपिक, उसमें बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक एनालिसिस किया। मैं अगर इतना एफर्ट डालता हूँ तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक करें। लाइक के साथ साथ कम से कम 2-3 लोगों से शेयर करेंगे कि वीडियो की रीच ज़्यादा जाएगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने यहाँ पे 1 जून से लेकर सारा करंट अफेयर कवर किया है। तो आप अगर इस बार कोई भी एग्जाम दे रहे हो 2026 में, 2025 में, आने वाले समय में, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि करंट अफेयर आपको बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर लें, PDF फ्री है, आप प्रैक्टिस करें, है ना।